जय श्री कृष्णा। जितदम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान अध्याय 10 संविधान एक राजनीतिक दर्शन, जिसमें हमारा संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है उसमें हमने व्यक्ति की स्वतंत्रता को पढ़ा था, सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ा था, विविधता व अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में पढ़ा था, धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता के जो मॉडल थे उसको हमने पढ़ा था, सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में पढ़ा और संघवाद क्या है इसके बारे में भी जाना। आज हमारे पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है उसमें एक चीज और है, वो है राष्ट्रीय पहचान। क्या है? राष्ट्रीय पहचान। तो राष्ट्रीय पहचान वाला क्या है? संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर पर जोर दिया। इस संबंध में हम यहाँ कुछ बातों पर गौर करेंगे। ऊपर की चर्चा से ये बात स्पष्ट होती है कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान का भाग भाषा या धर्म के आधार पर बनी अलग अलग पहचानों में कोई विरोध नहीं है। तो राष्ट्रीय पहचान क्या है कि भारत में विभिन्नताएं हैं। क्या है? विभिन्नताएं हैं और विभिन्नताएं में भी सबसे मुख्य विभिन्नताएं हैं धर्म की और भाषा की। क्या है? भाषा की। तो ये अलग अलग चीजें होते हुए भी हमें एक बनाती है। क्या बनाती है? एकता के सूत्र में पहचानती है। हालांकि ये व्यवहारिक रूप से तो अलग अलग है लेकिन हमें ये एक बनाती है। भारतीय संविधान में इन दो पहचानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की, फिर भी किसी विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई। इस में धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के संबंध में हुई बहस से स्पष्ट किया गया कि संविधान में ऐसे निर्वाचन मंडल की मांग नकार दी गई। पृथक निर्वाचन मंडल की बात को नकारने के कारण यह नहीं था कि हम इसके मानने पर धार्मिक समुदायों में भेद पैदा होता है अथवा इससे इस बात का खतरा उत्पन्न हो जाता हमारी राष्ट्रीय एकता की पहचान को, इसलिए हमने इसको नकारा। इससे राष्ट्रीय जीवन की सहजता में बाधा पहुंचती। फिर है प्रक्रियागत उपलब्धियां क्या क्या है हमारे यहाँ। प्रक्रियागत उपलब्धियां क्या क्या है, जिसमें पहली है कि भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है। हम इस बात को जानते हैं कि बहुत से समूह और हितों को संविधान सभा में समुचित नुमाइंदगी नहीं हो सकी, लेकिन इस बात में सभा में बहसों से ये साफ हो गया कि संविधान निर्माताओं का नजरिया यथासंबंध सबको शामिल करने का था। यानी संविधान सभा में सभी वर्गों, धर्मों, समुदायों को शामिल नहीं होने का मौका मिला, लेकिन ये बात भी थी कि संविधान सभा की बहसों से स्पष्ट होता है कि उसमें कोई भी वर्ग या क्षेत्र ऐसा नहीं रहा, वंचित नहीं रहा जिसमें उस पर बहस नहीं हुई, सबको बराबरी का बहसों में शामिल किया। भारतीय जनता परिणामों के अपने स्वार्थों की तुलना पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि की तुलना पर तोल कर परखने के लिए तैयार हैं। इसमें यह भी पता चलता है कि संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते थे। यानी असहमति, सहमति और विभेद को नकारात्मक नहीं, सकारात्मक दृष्टि से देखते थे। किससे देखते थे? सकारात्मक दृष्टि से देखते थे। दूसरी यह है कि इसमें सुलह और समझौते के जज्जे की बात भी पता चलती है। सुलह और समझौते जैसे शब्दों को हमेशा नकार भाव से नहीं देखना चाहिए। हर समझौता बुरा नहीं होता है। यदि स्वार्थ से वशीभूत होकर कोई समझौता किया जाता है या सौदा किया जाता है तो यह समझौता बुरा है, लेकिन किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो तो यह सौदा बराबरी का कहलाता है। यानी किसी एक वजह से को कम नुकसान की वजह से दूसरे को अधिक फायदा होता हो तो ये दबाव का नहीं, एक स्वार्थ और सकारात्मक समझौता है और इसमें बराबरी। तो ऐसे समझौतों में आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। हमें इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर चीज चाहिए होनी चाहिए, फिर भी नहीं है। हर चीज को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिकता की दृष्टि से अंगुली उठाने लायक नहीं है। संविधान सभा इस बात पर अड़िग थी कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला बहुमत और सर्वानुमति से लिया जाए। ये अपने आप में दृढ़ है और प्रशंसनीय है। और संविधान सभा के सभी फैसले हैं जो
समझौते के आधार पर, समझौता और सहमति के आधार पर लिया गया है, और सर्वानुमति जिसमें बहुमत और दूसरा है जो आपका लिया गया था वो सर्वानुमति के आधार पर संविधान के फैसले लिए गए थे। अब हम भारतीय संविधान की अगर आलोचना पढ़े तो उसमें क्या क्या है? आलोचना में क्या क्या है? वो पहला है कि भारतीय संविधान की नई आलोचना है, इसमें इनमें से 3 पर या संक्षेप में चर्चा की जाएगी। यह है कि संविधान अस्त व्यस्त है, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं। तो पहला है कि संविधान अस्त व्यस्त है। दूसरा जो रखा गया था सभी की सर्वानुमति नहीं, और तीसरा जो रखा गया था वो था भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं। भारतीय संविधान को अस्त व्यस्त या ढीला ढाला बनाया जाता है। इसके पीछे ये धारणा काम करती है कि किसी देश का संविधान एक करते हुए दस्तावेज के रूप में होना चाहिए, लेकिन ये बात संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के लिए भी सच नहीं है, जहां संविधान एक कसे हुए दस्तावेज में हो। ये बात सही है कि देश का संविधान एक दस्तावेज होता है और इसमें संवैधानिक हैसियत और अन्य दस्तावेजों को शामिल करना होता है। इस बात की पूरी संभावना भी होती है कि महत्वपूर्ण संवैधानिक वक्तव्य एक कायदे पर कसे हुए दस्तावेज के बाहर लिखना मिले, उसे संविधान कहा जाता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, संविधान हैसियत के ऐसे बहुत वक्तव्यों, ब्यौरों और कायदों में एक दस्तावेज के अंदर समेट लिया गया है। मिसाल के तौर पर बहुत छोटे छोटे देश संवैधानिक दस्तावेजों में चुनाव आयोग या लोकसभा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत में इसमें विस्तृत प्रावधान है। तो इस तरह से दूसरा है कि नुमाइंदगी के मामले में 2 हिस्सों में फर्क है। एक को हम चाहे तो आवाज कह सकते हैं और दूसरे को राय कह सकते हैं। नुमाइंदगी में आवाज और अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोगों की पहचान खुद उनकी जुबान और आवाज से होनी चाहिए, न कि मालिकों की जुबान और आवाज से। अगर हम दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान की में गैर नुमाइंदगी मौजूद मिलेगी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार में चुने गए, न कि सार्वभौमिक मताधिकार में। बहरहाल इस नुमाइंदगी के भी दूसरे पहलू और राय देखनी है। ये एक संयोग मात्र है कि आज हर शहर के नुक्कड़ पर हमें हाथ में संविधान लिए अम्बेडकर की प्रतिमा मिलती है। यह अम्बेडकर के प्रति महज सांकेतिक श्रद्धांजलि नहीं है, यह प्रतिमा दलितों की इस भावना का इजहार करती है कि संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाओं को पूरा किया गया है। दूसरा है कि यह आरोप कितना सच है कि भारतीय संविधान अनुवाद और अंत पश्चिमी है। दूसरा आरोप यह लगता है संविधान है जो पश्चिमी है, क्योंकि 1935 भारत शासन अधिनियम इसमें है जो समावेश कर लिया गया है। सच बात यह है कि भारतीय संविधान आधुनिक और अत्यंत पश्चिमी है, लेकिन इसे पूरी तरह विदेशी नहीं कहा जाता। पहली बात तो यह है कि अनेक भारतीय चिंतकों ने न सिर्फ आधुनिक तरीका अपना लिया बल्कि उसे आत्मसात भी किया है। अनेक लोगों ने इसके लिए पश्चिमीकरण अपनी परंपरा की बुराइयों के विरोध का एक तरीका है, जिसको हमारे यहाँ के नेताओं ने भी है जो लागू किया। दूसरा यह है कि पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय संस्कृति व्यवस्था से टकराव हुआ तो एक किस्म की संकर संस्कृति उत्पन्न हुई। यह संकर संस्कृति पश्चिमी आधुनिकता के कुछ लेन देन और कुछ जोड़ने के रचनात्मक प्रक्रियाओं का परिणाम था। इस प्रक्रिया को न तो पश्चिमी आधुनिकता में ढूंढा जा सकता है और न ही देसी परंपरा में। पश्चिमी आधुनिकता और देसी सांस्कृतिक व्यवस्था में संयोग से उत्पन्न इस बहुमुख परिघटना को वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र कह देते हैं।
गैर पश्चिमी मुल्कों में लोगों ने सिर्फ संविधान के अतीत आचारों से ही छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने उस पर थोपी गई पश्चिमी आधुनिकता के एक खास रूप में बंधनों को भी तोड़ा है। इस तरह आज हम अपना संविधान बना रहे हैं तो हमारे मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मेल का भाव होना चाहिए। ये संविधान सचेत चयन और अनुकूलता का परिणाम है, न कि नकल है। संविधान की कुछ बातों में सीमाएं भी हैं, जिनमें यह है कि इन बातों का मतलब यह नहीं है कि भारत का संविधान एक तरह से पूर्ण और त्रुटिहीन दस्तावेज है। जिस सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ उससे देखते हुए स्वाभाविक है कि इसमें कुछ विवादग्रस्त मुद्दे रह गए होंगे, कुछ ऐसी बातें भी रह गई जिसका पुनरावलोकन होना जरूरी है। इस संविधान में बहुत सी ऐसी बातें समय के दबाव से पैदा हुई या फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि इस संविधान की कुछ सीमाएं हैं। पहली यह कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रित है, और दूसरे ये है कि लिंगानुगत न्याय में कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर खास परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी बात यह भी है कि एक गरीब और विकसित देश में कुछ बुनियादी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में क्यों डाल दिया गया। संविधान की इन सीमाओं के कारण ये समझना है और इसे दूर करना है, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे संविधान की सीमाएं क्या हैं। तो कल हम इसके आगे के अध्ययन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।